Okay, students, so I really hope you're fine again, right? So, in today's lecture, आज हम बात करेंगे बोहर की, right? Neil Bohr, a Marvel Danish. Do you know what the meaning of Danish? I really know that you know it, but there's some confusion with some students. उनको पता नहीं होता कि Danish कौन होते हैं. So, Danish are the people जो डेनमार्क में रहते हैं. तो बोहर डैनिश था, डेनमार्क में रहता था, डच, और ही जस्ट रियली नो हिज नेटिव लैंग्वेज. इसको इंग्लिश नहीं आती थी. एंड ही व्हेन ही रेड द स्टोरी ऑफ रदरफोर्ड, तो ही वाज क्वाइट अम्यूज्ड. उसको काफ़ी अजीब फील हुआ. अजीब इन अ सेंस कि ही वाज आल्सो अ स्कॉलर एंड ही वाज जस्ट रियली वंडरिंग अबाउट द लेसन कि एटम कोलैप्स हो जाता है और उसका जो मूवमेंट का नज़रिया है वो कॉन्टीन्यूस है, डिसकॉन्टीन्यूस नहीं है. तो बोहर ने सोचा कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए. एटम का न्यूक्लियस रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया है, ऑनर्ड, लेकिन जो मॉडल दिया है वो शायद मुझे डाइजेस्ट नहीं होगा. द डैनिश थिंकर डेनमार्क में ही बैठा सोच रहा था. So he really flew towards the England in Royal Society and he came up with a new concept. और उस वक्त you can say that in 1912 ये era था 1912 का, और you can say that 1912 or something like 1911, right? 1911, 1912. तो बोहर ने इस era में in 2 years में एक पेपर पब्लिश किया. उसमें इसने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को, यानी जो एक एटम का स्ट्रक्चर है, उसको मॉडिफाई कर दिया. उसने कहा नहीं जी नहीं, ये जो मोहतरम बोहर रदरफोर्ड साहब कह रहे हैं दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू आवर थिंकिंग. तो एक रियलिस्टिक बात होनी चाहिए. तो उसमें सबसे पहले उन्होंने ये कहा, उन्होंने हाइड्रोजन एटम को लेकर ज़्यादातर बात की, क्योंकि हाइड्रोजन एटम इज़ द सिंपलेस्ट मोस्ट एटम. तो उस पर ही ज़्यादातर बोहर की जितनी भी थ्योरीज हैं, और बल्कि आगे भी आने वाले साइंसदान ने ज़्यादातर हाइड्रोजन एटम पर ही बात की है. तो उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है एटम का, उसके गिर्द जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो यू कैन से दैट एक स्पेसिफिक एनर्जी रखता है अपने अंदर, और वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है. इट्स नो डाउट कि वो न्यूक्लियस के गिर्द नहीं घूमता, वो घूमता है, लेकिन वो अपने ही ऑर्बिट में फिक्स होकर घूमता है. यानी यू कैन से दैट कि वो ऑर्बिट करता है इलेक्ट्रॉन, नो डाउट न्यूक्लियस को, लेकिन व्हाट ही जस्ट सेज नेक्स्ट कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ही फिक्स एनर्जी लेवल में ऑर्बिट करता है. यानी कि देयर इज नथिंग लाइक कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इट्स गेटिंग नियरर टू द न्यूक्लियस, राइट. तो ही वॉज अ बिलीवर इन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, राइट. ही रियली बिलीव्स एंड कि ये फोटॉन्स हैं, और जब कोई अगर फोटॉन्स की नज़रिया सामने आ गया 1900 में जब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की शक्ल में, तो फिर इसने भी कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा वो भी फिर डिसकॉन्टिन्यूसली ही करेगा, यानी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स ही करेगा. यानी कि नया एक नज़रिया मार्केट में आया कि जो एनर्जी है वो पैकेट्स की शक्ल में ट्रैवल करती है. तो उसने भी कहा जी एनर्जी जो निकलेगी वो पैकेट्स की शक्ल में निकलेगी. इसने बड़े अच्छे तरीके से उस बात को समझाने की कोशिश की कि जैसे फॉर एग्जांपल आप में पोटेंशियल एनर्जी है, राइट. तो आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि अगर इस पेन को जितना मैं ऊपर लेकर जाऊँगा इसमें उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी. तो बोहर ने भी सिंपली ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा उसमें पोटेंशियल थोड़ा कम होगा, और जो यू कैन से दैट कि न्यूक्लियस से दूर होगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी थोड़े ज़्यादा फासले पे होगा, उसका पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होगा. तो ये उसने मतलब अपनी बातों को क्लियर किया. हाँ, उसने इसको इस तरह भी एक्सप्लेन किया कि जैसे आप फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, 10 मालों की बिल्डिंग है, 7 मालों की बिल्डिंग है, राइट. देयर आर 7 फ्लोर्स ऑफ इट. तो उसमें आप अगर पहले फ्लोर पे होंगे तो आपका एनर्जी जो है वो कुछ और होगी. अगर आप सेकंड फ्लोर पे होंगे तो आप में से एनर्जी किसी और एंगल से निकलेगी. थर्ड फ्लोर पे होंगे तो आप ग्रीन लाइट you will show, and if you are in the 5th floor तो आपकी एनर्जी it will come out in a violet light. यानी कि he was just trying to say that कि अगर आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो your energy difference will be there. लेकिन the thing is न्यूटन भी इसमें उसने इन्वॉल्व किया न्यूटन को भी कि भाई किसी चीज़ को उस वक्त तक आप टेंशन में नहीं ला सकते, यानी मूव नहीं कर सकते
जब तक आप उस पर फोर्स ना लगाएं। तो उसने कहा कि भी इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह पे इसलिए घूमेगा क्योंकि इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। जब इस पर फोर्स एक्ट करेगी तो डेफिनेटली फिर इट कैन रियली चेंज इट्स स्टेट। अगर नॉर्मल स्टेट में है तो दैट विल बी कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट, यू नो। लेकिन जब वो फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको एनर्जी दे दी है, राइट, तो लेट्स से दैट ये एनर्जी लेवल नंबर 1 है, ये एनर्जी लेवल नंबर 2 है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली एक्साइटेड हो जाएगा, इट विल ट्रैवल इनटू द नेक्स्ट शेल, राइट। वो दूसरे शेल में आ जाएगा। क्यों आएगा? जैसे आप खाना खाएंगे और आप एनर्जी आ जाएगी आप में एंड यू विल मूव। अगर खाना नहीं खाएंगे तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट। जैसे इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी देंगे तो उसमें एनर्जी आ जाएगी और इट विल ट्रैवल इन द अपवर्ड, ठीक है। इफ यू जस्ट से दैट कि यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन तो इट विल मूव इन द हायर एनर्जी ऑर्बिटल, ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल होगा बिकॉज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, राइट। तो अब व्हाट वी आर थिंकिंग नेक्स्ट इज दैट कि अगर इलेक्ट्रॉन लेट्स से दैट इलेक्ट्रॉन जो है इट्स इन द E2, राइट, एनर्जी लेवल नंबर 2, तो अब क्या होगा? डेफिनेटली अब इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी रेडिएट करेगा। रेडिएट का क्या मतलब होता है? रेडिएट का मतलब होता है निकालना, यानी एनर्जी निकालेगा। तो जब एनर्जी निकालेगा तो डेफिनेटली यू कैन से दैट कि इट विल ट्रैवल टुवर्ड्स द डाउनवर्ड सेक्शन, टुवर्ड्स द नियर टू द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के करीब आएगा, और करीब आने के बाद ये एनर्जी यू कैन से दैट जितनी रेडिएट करेगा उतना करीब आ जाएगा। और ये भी इसने कहा कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है, ठीक है, एनर्जी क्वांटाइज्ड है, यानी कि इसमें जो एनर्जी है, ठीक है, वो इसमें नहीं है, और जो इसमें एनर्जी है वो इसमें नहीं है। डेफिनेटली इसमें एनर्जी कम होगी, वो इसमें नहीं हो सकती, और इसमें एनर्जी ज्यादा है तो वो इसमें नहीं हो सकती। एनर्जी क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड मीन मेजर, मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में ये बात समझाई है। सो क्वांटाइज्ड एनर्जी की बात हुई, पर्टिकुलर ऑर्बिटिंग की बात हुई, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के गिर्द, ये बात हुई। एक बात और बड़ी खास बोहर ने की, वो क्या की? उसने कहा कि भाई लेट्स से दैट वी हैव अ न्यूक्लियस एंड लेट्स से दैट कि इसका न्यूक्लियस के साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर मूव कर रहा है तो डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन मासी बॉडी है। आपने पीछे प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि जे थॉमसन ने इसको एक मासी बॉडी डिक्लेयर भी किया है, और डी ब्रोगलीज इक्वेशन आगे आ रही है, मैं आपको उसमें भी प्रूव करूंगा कि इलेक्ट्रॉन एक मासी बॉडी है, यानी इसका एक मास है। और मैंने पिछले आपको लेक्चर्स में ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन का मास निकाला गया है, जैसे E/m रेशो और चार्ज ऑफ कूलम को अगर हम रेशनलाइज करें तो उस तरीके से हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन एक है मैसी बॉडी है, राइट। इलेक्ट्रॉन कंटेन्स एम mass, so let's say place m over here, और you can say that कि अब ये जो है एक फासला भी है न्यूक्लियस के साथ इसका, ठीक है। so gonna say r to it, radius, you know it really well, सेंटर से लेकर जो सर्कमफेरेंस का फासला होता है that is called radius, और सर्कल का हाफ डायमीटर होता है। so gonna talk about radius here। तो अब रेडियस है, मास है, और you know what, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी है, यानी जिससे ये मूव कर रहा है towards the in a circular way nearer to the nucleus। तो ये इसकी क्या है? वेलोसिटी है या फ्रीक्वेंसी है, व्हाटएवर यू कैन से, राइट। सो हम यहाँ पर हम इसको ऐड कर सकते हैं कि इक्वेशन को अब m massy body with some velocity और frequency and with the radius, right, mvr। और उसके बाद हम क्या ड्राइव कर सकते हैं इसमें से? you can say that कि अब you know that कि हमारे पास जो है एक प्रॉपरली मोमेंटम है इसका, इलेक्ट्रॉन का मूव कर रहा है। अगर आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हाफ सर्कमफेरेंस में मूव कराएंगे, दैट इज कॉल्ड पाई। मैथमेटिकल टर्म्स है, अपने मैथमेटिक्स टीचर से आप पाई के बारे में कंफर्मेशन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप एक पूरा सर्कुलर यानी पूरे सर्कमफेरेंस पे आप मूव करवाएंगे किसी चीज़ को, यानी एक पूरा ऑर्बिट करवाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज 2 पाई। ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक, ये इसका क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? जिस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। लेट्स से दैट ये अपने पहला ऑर्बिट E1, इसको हम कह लेते हैं, लेट्स से E2 कह लेते हैं, ठीक है, इसको E1 कर देते हैं हम। और लेट्स से दैट अगला से जो होगा दैट विल बी कॉल्ड एज E2, राइट। इससे अगला जो होगा दैट विल बी कॉल्ड E3। तो n की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डेफिनेटली द फ्रीक्वेंसी विल डेफिनेटली चेंज। अगर आप थोड़ा दूर चले जाएंगे, इट विल टेक सम मोर टाइम, यू नो, बड़े सर्कमफेरेंस को यू नो मूव करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और उसके साथ मैंने आपको पीछे समझाया था कि प्लांक्स कांस्टेंट होता है, राइट। प्लांक्स कांस्टेंट क्या होता है जी? एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का एक रेशो होता है। तो ये भी कह लें कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी का एक रेशो होगा, क्योंकि डेफिनेटली जब वो दूर जाता जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो उसकी एनर्जी भी कम हो जाएगी, तो उसकी डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बहुत फर्क आएगा। सो एक इक्वेशन उसने बनाई बोहर ने, दैट इज कॉल्ड एज द इक्वेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, राइट। दैट इज इक्वेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन अगर अट्रैक्शन में नहीं आएगा तो डेफिनेटली ये एक एंगल बनाएगा इस जगह से, तो दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस। और अगर फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो फिर ये एंगल बनाएगा, लेकिन ये एक एंगल से मूव करेगा,
राइट। तो दैट एंगुलर मूवमेंट कैन बी टर्म्ड एज एंगुलर मोमेंटम। तो अब इस एंगुलर मोमेंटम के बारे में आपने सीखा। सो इसने लास्ट अपने पोस्टुलेट में एंगुलर मोमेंटम की बातें की, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और फिर इसने यू कैन से दैट बोहर ने ना सिर्फ ये अपनी क्यूरीज के बारे में इन्फॉर्म किया हमें, बल्कि इसने इलेक्ट्रॉन कि न्यूक्लियस के गिर्द इसने रेडियस को भी ड्राइव किया, फासला भी इसने बताया हमें। इसके अलावा इसने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कंक्लूड आउट की। तो अभी हम जो है रेडियस की बात कर लेते हैं कि इसने रेडियस कैसे कंक्लूड आउट किया। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि आई थिंक सो इन योर ग्रेड 10 राइट यू हैव स्टडीड अबाउट कूलम्स लॉ, राइट। कूलम्स लॉ पढ़ा होगा। सो इफ यू हैव दिस एटम राइट, और ये इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है, तो आपने पढ़ा होगा कि दो कूलम ने कहा था कि दो चार्ज बॉडीज होती हैं, तो उनके दरमियान जो है एक इक्वेशन ड्राइव होती है कि जब फोर्स अगर आपने निकालनी है उन दो चार्ज बॉडीज की, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 4 पाई ओवर दी एप्सिलॉन नॉट ओवर आर स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये इसे हम कहते हैं परमिटिविटी, ठीक है। और ये परमिटिविटी की एक खास कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये रेडियस का स्क्वायर होता है, यानी कि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये कूलम्स लॉ है, F इज इक्वल टू R1 ओवर द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इस इक्वेशन का यूज करके हम रेडियस को ड्राइव करेंगे। कैसे? अब देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारे पास जो दो चार्ज बॉडीज हैं, आप इसको कह सकते हैं यू नो E प्लस, क्योंकि ये भी प्रोटॉन भी चार्ज बॉडी होता है, और इसको आप कह सकते हैं E नेगेटिव, और ये भी क्या होता है, एक चार्ज बॉडी होता है। इसके साथ आप देख सकते हैं 4 पाई E नॉट आर स्क्वायर जो है ये पूरे की कूलम्स इक्वेशन बन गई है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इन दोनों जो हमारे पास चार्ज बॉडीज हैं इनको हम आपस में यू नो प्रोडक्ट लिख लेते हैं, इनका स्क्वायर बना देते हैं। एंड Z स्टैंड फॉर द हाइड्रोजन एटम, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन होगा, तो आप जो है उस Z को शो कर सकते हैं कि ये इसकी वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है। अब यहाँ से आप आगे क्या ड्राइव करेंगे, यहाँ से आप लेट्स से दैट कि जो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो आई थिंक सो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ भी मूव कर रहा है, क्योंकि सर्कुलर जो बॉडीज होती हैं उनका जो मोशन होता है वो आपको पता है कि वो क्या होता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस पर डिपेंड करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को देखें तो F इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। तो आप ऐसा करें कि ये जो F की वैल्यू है वो आप यहाँ प्लेस कर दें, यानी mv स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू ze स्क्वायर ओवर 4 पाई e नॉट। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि आप जो है यहाँ से r की वैल्यू जो है वो ड्राइव कर लें, r की वैल्यू आप ड्राइव कर लें यहाँ से इस इक्वेशन से। So let's just try out that. So what you're gonna do is that you're gonna take this r over there, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ पे, ठीक है। So r is equals to, okay fine, r is equals to mv square over ze square, and you're gonna multiply this thing over here, so it becomes 4 pi e naught, right? So that will become the equation, right? So what you're gonna do next is that कि आप जो है इसमें जो है एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी प्लेस कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू प्लेस करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से v की वैल्यू कंक्लूड आउट कर लें। यू गोना टेक दीज टू थिंग्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, और फिर दोनों का स्क्वायर ले लें। आप इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, तो फिर आपके पास v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब v स्क्वायर की वैल्यू जो है आप इसमें प्लेस कर देंगे। ओके सो गाइस, यहाँ पर अब हम जो है रेडियस ड्राइव करने लगे हैं कूलम्स लॉ की मदद से, राइट। सो एज यू नो दैट कि कूलम ने कहा था कि दो चार्ज बॉडीज जो होती हैं उनके दरमियान एक फोर्स जनरेट होती है, राइट। तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ये फोर्स जो है किसके बराबर होगी, ze प्लस डॉट e नेगेटिव, यानी ये प्रोटॉन की फोर्स और ये यू कैन से दैट ये कौन सी चार्ज बॉडी है, इलेक्ट्रॉन चार्ज बॉडी है, और ये 4 पाई e एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये एक हमारे पास कूलम्स लॉ है। इसमें देखें अब हमारे पास फोर्स की जो है वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हैं नेक्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए। कैसे, फोर्स जो है यू कैन से दैट कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से मूव कर रहा है। तो लिहाजा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की क्या वैल्यू होती है, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर। यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर आप जो है क्या कर सकते हैं, mv स्क्वायर की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। लिहाजा जब आप mv स्क्वायर की वैल्यू प्लेस करेंगे तो क्या होगा,
यहाँ पे mv स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन जो ऊपर लिखी है सेम नीचे उतार लेंगे इसको हम यहाँ से। अब क्या होगा, r और r स्क्वायर यहाँ से कट जाएंगे, r रह जाएगा। r को आप डेफिनेटली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू इधर आ जाएगी और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो हमारे पास एक नई वैल्यू इक्वेशन बन जाएगी, यानी r इज इक्वल टू जी स्क्वायर 4 पाई ई नॉट एम वी स्क्वायर। यहाँ से आप v स्क्वायर की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। v स्क्वायर की वैल्यू बोहर के पिछले पोस्टुलेट से निकाली जाएगी जिसमें उसने एंगुलर मोमेंटम की बात की थी। एंगुलर मोमेंटम क्या था जी, एंगुलर मोमेंटम था एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। यहाँ से आप क्या करेंगे, एम आर को आप यहाँ पर लाकर डिवाइड कर देंगे, v रह जाएगा, v इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई एम आर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को आप स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच स्क्वायर ओवर 4 पाई, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर। ये इक्वेशन को आप प्लेस करेंगे इस v स्क्वायर की वैल्यू में, राइट, ओवर हियर। अब आप v स्क्वायर की वैल्यू में इसको प्लेस करेंगे तो क्या होगा, आप ये जो है इक्वेशन आप इसमें प्लेस कर दी है। अब क्या होगा कि यहाँ पर ये जो डिविडेंड है यहाँ पे, ठीक है, दैट विल मल्टीप्लाई विद द जी स्क्वायर और एक नई इक्वेशन बन जाएगी। लुक एट दैट, r इज इक्वल टू जी स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर दी 4 पाई ई नॉट एम एच स्क्वायर और दी एन स्क्वायर। एच स्क्वायर यू नो इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। सो अब क्या होगा, यहाँ से r की वैल्यू फिर एक दफ़ा कैंसिल हो सकती है। यहाँ से आर स्क्वायर जो है आप आर के साथ कैंसिल कर देंगे और ये आर आपके पास सिर्फ रह जाएगा। जब ये आर सिर्फ रह जाएगा तो आप इसको यहाँ पर लाके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और ये वाली इक्वेशन को आप उठा के यहाँ पर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। आप इस फॉर्म में इस इक्वेशन को देख सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ से आप दोनों को कैंसलाइज करेंगे, जो आपके पास डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में चीज़ें सेम होंगी। 4 से कैंसिल हो जाएगा, पाई जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन और नीचे नहीं लगा कैंसिल नहीं होगा, एम स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एम रह जाएगा और प्लैंक्स कांस्टेंट एच स्क्वायर रह जाएगा और एन स्क्वायर रह जाएगा और नीचे आपका जी स्क्वायर रह जाएगा। अब ये इक्वेशन कटिंग के बाद आप इस फॉर्म में लिख लेंगे, यानी r इज इक्वल टू ई नॉट एच स्क्वायर ओवर इंटू एन स्क्वायर ओवर दी पाई जी ई स्क्वायर एम, राइट। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को आप इसमें z की वैल्यू प्लेस करेंगे। z की वैल्यू क्या है, हाइड्रोजन के लिए वो 1 होती है, लिहाजा z की वैल्यू 1 प्लेस कर देंगे तो डेफिनेटली 1 को लिखा नहीं जाता, तो लिहाजा यू विल जस्ट से दैट कि यहाँ पर आपने क्या वैल्यू प्लेस कर दी है, 1, राइट। सो 1 को यहाँ पे लिखेंगे नहीं हम। अब क्या होगा, यहाँ से ये जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसमें हम एन स्क्वायर को हमने ऑलरेडी बाहर ही लिखा हुआ है तो उसको बाहर लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास ये जो वैल्यू है ये वाली, दैट इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू। इस तमाम ई स्क्वायर भी कांस्टेंट होता है, सॉरी एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट होता है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट भी होता है और पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है और चार्जेस की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लिहाजा एन जो है वो कांस्टेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यू नो दैट कि हमारे पास अगर ये एटम है इसमें एन की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। आप फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट आप रेडियस मालूम करना चाह रहे हैं, लेट्स से पहले ऑर्बिट का रेडियस मालूम करना चाह रहे हैं तो आप n की वैल्यू क्या प्लेस करेंगे, 1 और इस कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास पहले शेल का रेडियस आ जाएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल n स्क्वायर की वैल्यू प्लेस करेंगे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस कांस्टेंट वैल्यू के साथ तो क्या हो जाएगा, आपके पास सेकंड शेल के रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। सो इस तरीके से कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करके बोहर ने आपको रेडियस ड्राइव करके दिया है। सही, आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि एनर्जी कैसे निकाली जाती है। राइट, थैंक यू सो मच।